हाय स्कॉलर्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज में फिर आगे पढ़ने वाले हैं बेहतरीन सेकेंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग आज अपने सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हुए और बेहतरीन सेशन जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 2021-22 के लिए। जितने भी लोग हमसे नए जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और इसी तरह से जुड़े रहिए, टेंजेंटस एंड कॉन्सेप्टस की दुनिया को इसी तरह से बढ़ाते रहिए। और आप लोगों के प्यार के साथ हम एक नई ऊर्जा के साथ 2021-22 सेशन को इस तरह से टारगेटेड करना चाहते हैं कि 12th एग्ज़ाम के साथ साथ हम हमारे और भी उद्देश्यों और भी एम हो, नीट IIT में जहां भी आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, केमिस्ट्री से जुड़ने के बाद हमसे मेरी एक ही कोशिश होगी, किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री में मात ना खानी पड़े, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। और जो आप जितने भी नए मेंबर्स हैं और जिन्हें भी जोड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे इस सेशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोग कर सकें। और आप अगर हमसे जुड़े हैं तो केमिस्ट्री को रटेंगे नहीं, समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। आज हमारा सॉलिड स्टेट पे सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग सीखे थे, आज हमारा होगा सेकेंड लेक्चर सॉलिड स्टेट, लेक्चर 2। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सॉलिड स्टेट पे। पिछले लेक्चर में बेटा जिन लोगों ने पहली बार जुड़े हैं, हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले लेक्चर देखने के बाद अगर आप सेकेंड लेक्चर देखते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एकदम मीनिंग कह सकते हैं, इससे आसान खेल नहीं फिर कोई होगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझिए, आगे फिर बढ़िए। तो बेटा आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने बेस रखा था, नींव रखी थी सॉलिड स्टेट की, मैटर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, अमरपस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जानी थी बहुत अच्छे से। बेस हमारा वो था। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स जो 1 मार्क्स के आते हैं अमरपस क्रिस्टलाइन से पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे अच्छे से लेक्चर आज कवर करने वाले हैं। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। अच्छे से सभी लोग मुंह हाथ धुल लीजिए, अपनी स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम लोग। तो बेटा हम लोगों ने अमरपस क्रिस्टलाइन सॉलिड में कई चीज़ों को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बातों को समझा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ अमरपस और क्रिस्टलाइन से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे अगर आज हम लोग बेटा आगे अपने नोट्स वहीं से बढ़ाना शुरू कर दीजिए जहां से पिछले लेक्चर से छोड़े थे। एक एग्जांपल इसमें आता क्वार्ट्स। क्या आता है? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की बेटा 2 फॉर्म्स आपको मिलेंगे। एक मिलती है सिलिका, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, नोट करिएगा। सिलिका जिसे SiO2 कहेंगे, ठीक है, इसे सिलिका कहा जाता है, जिसे हम लोग SiO2 कहने वाले हैं। सिलिका होती है हमारी ये। और एक हमारा बेटा इसी की फॉर्म जो होती है क्वार्ट्स की, वो ग्लास भी होती है। क्या होती है? ग्लास, जिसे एक तरह से हम लोग सिलिकेट्स भी कह सकते हैं, नॉर्मली सिलिकेट्स भी होते हैं। और इनका जो फार्मूला होता है SiO4 जनरली इंडिकेट करते हैं। और सिलिकेट्स की अगर बात करें तो SiO4 4- से इंडिकेट भी कर सकते हैं, इसे सिलिकेट आयन कहेंगे। तो याद रखिएगा सिलिका जो हमारा होता है Si2, ये क्रिस्टलाइन है, बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये अमरपस है। तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। अब आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कौन अमरपस है, कौन क्रिस्टलाइन है। तो आप याद रख सकते हैं Si2 हमारा क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा, SiO4 हमारा अमरपस होगा, ग्लास लिखा भी था हम लोगों ने, लेकिन सिलिका क्रिस्टलाइन होगा। अब अगर बात आती है भैया ये वो क्रिस्टलाइन क्यों है, ये तो समझ चुके हैं आप, लेक्चर 1 देखिए। क्यों? यहाँ पे सिमेट्रिकल रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का होता है, एक्सियल होता है, जियोमेट्रिकल होता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। NCERT में देख सकते हैं, बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्लोजली पैकिंग होती है अमरपस की तरह, इसलिए ये अमरपस सॉलिड है। तो दोनों फॉर्म्स इसमें होती हैं। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझिएगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
अब बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड की, है ना। तो बेटा यहां पे एक पॉइंट और आता है, ये पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिक, ये क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फिक किसे कहेंगे। पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग बेटा होता है कि जब एक सब्सटेंस, मीनिंग सॉलिड तो एक ही है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा बेटा, यहाँ केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, और यहां से स्ट्रक्चर भी अलग अलग बन रहे हैं। एक स्ट्रक्चर सॉलिड का अलग है, दूसरा स्ट्रक्चर अलग है, S1 S2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं, सॉलिड एक ही है बट केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, वहां पे हल्का बहुत अलग अलग कर दिया गया है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, चीजों को इधर उधर कर दिया, मिला मुलू दिया गया थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। तो ऐसे सॉलिड को कहेंगे पॉलीमॉर्फस। और एक से ज्यादा सॉलिड, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पे जुड़े होंगे, पॉली मीनिंग पॉलीमॉर्फिक, एक ज्यादा सॉलिड्स यहां पे आपस में जुड़े होंगे, एक से ज्यादा यहां पे जुड़े हुए होंगे हमारे आपस में, तो ऐसे जो होंगे इन्हें पॉलीमॉर्फस भी कह सकते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पे आने वाला है, पॉलीमॉर्फस हो जाएंगे, याद रखिएगा बेटा, ठीक, स्पेलिंग शायद एस होगा। और इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए, एलोट्रॉप्स। समझ में आया, क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, एक दो अमरफस भी है, कुछ क्रिस्टलाइन भी है, तो अलग अलग हो गए। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, कोल भी है, बकमिस्टर भी है। तो ये सारी फॉर्म्स को हम लोग पॉलीमॉर्फस कह सकते हैं। जितनी फॉर्म्स बन रही हैं इन्हीं को दूसरे टर्म्स में एलोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ। अगर ये फॉर्म, यहीं पे एक पॉइंट और बेटा याद रखिएगा अच्छे से, अगर ये डिफरेंट फॉर्म्स किसी मैटर के लिए, किसी सॉलिड के लिए बन रही हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। इस फिनोमिना को, छोटे छोटे पॉइंट है, समझना जरूरी है, पॉलीमॉर्फिक कहेंगे इस फिनोमिना को। और जो फॉर्म्स होंगी उन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। अगर यही फॉर्म्स हमारी किसी एलिमेंट के लिए बन रही हैं, ये फॉर्म्स अगर किसी एलिमेंट के लिए बन रही हैं, याद रखिएगा, तो इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिक ना कह के फिर हम एलोट्रॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी, वर्ड सुना होगा। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक। पॉलीमोरिक क्या हो गया, polymeric forms of an element is called its allotropic forms and this phenomena is known as allotropy। क्लियर हो गया। polymeric forms of a substance is called allotropes उसके and this phenomena is known as polymeric। तो polymeric एलोट्रोपी में यही अंतर है। पॉलीमेरिक जो फिनोमिना होगी वो किसी सब्सटेंस की फॉर्म्स होंगी, उसके एलोट्रोप्स होंगे किसी सब्सटेंस के, किसी, है ना। और जब ये हमारा कॉन्सेप्ट किसी एलिमेंट पे लागू हो जाएगा तो फॉर्म्स तो एलोट्रोप्स ही होंगी, लेकिन उस फिनोमिना को हम लोग एलोट्रोपी कहेंगे। तो ये अंतर है छोटा सा, ध्यान रखिएगा, पोज लेके नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। दो छोटी छोटी बातें बताई जो सॉलिड्स में मोस्टली ये पॉइंट्स यूज होते हैं कि पॉलीमॉर्फस क्या है, पॉलीमॉर्फिक क्या है,
एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोप्स क्या है। आपके समझ में आ गया होगा, चीज़ों को समझ चुके होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका और ग्लास वाला याद रखिए आता है। और इन चीज़ों को भी अपने नॉलेज में ऐड कर लीजिए, अपने नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर लीजिए, है ना। तो आगे बढ़ते हुए, हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से लो बेटा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। यस, हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड्स के ये मुख्य जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए, अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि वही क्वेश्चन जो आता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते होंगे। अभी शायद हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था उस क्वेश्चन को, आप लोगों को पता होगा कि हमने कहा था कि बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, सैकड़ों सालों बाद अगर देखते हैं तो जो डाउनवर्ड ग्लास का बॉटम होता है वो हमारा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? ग्लास इज अमरपस सॉलिड, फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, वो उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा पीवीटी के इफेक्ट को, तो वो ग्लास धीरे धीरे मेल्ट होके फ्लो होके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे इकट्ठा हो जाता है, मोटा हो जाएगा, और ऊपर हमारा पतला हो जाएगा। यही उसका मुख्य कारण है। कभी एक नंबर में आए तो आप इससे ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर हो गया? ठीक। अब हमारी हेडिंग होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मुख्य टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, सभी को बहुत अच्छे से हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, यहाँ से चीज़ें बहुत बेहतरीन तरह से आने वाली हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, चलिए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बात करेंगे हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बेटा हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करने वाले हैं। इस तरह से 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा बेटा होने वाला है आयनिक सॉलिड, या फिर फर्स्ट को हम लोग मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखते हैं, मजा आने वाला है। मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक एक पॉइंट को, जो बच्चे नींद में तुरंत मुंह धुल लें, एक एक पॉइंट को यहां आप समझना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सेकेंड हमारा होगा आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। थर्ड बेटा हमारा होगा मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। और बेटा हमारा फोर्थ होने वाला है 4 नंबर पे कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। फोर्थ नंबर पे कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कितने टाइप के सॉलिड्स हमारे हो गए? फर्स्ट मोलिकुलर सॉलिड्स, और सेकेंड आयनिक सॉलिड्स, थर्ड हमारा मेटेलिक सॉलिड हो गया। इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, याद रखिए। फर्स्ट मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकेंड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फोर्थ मेटेलिक, फोर्थ नेटवर्क कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड थर्ड मेटेलिक सॉलिड। क्लियर हो गया? अब देखिए इनका जो ये क्लासिफिकेशन है किस आधार पे है। हमने आपको बताया था कि कोई भी मैटर बिना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नहीं बन सकता है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सीपी का मत मीनिंग यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, या तो एटम होगा, या मोलिक्यूल होगा, या आयन होगा। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे नाम पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? मोलिक्यूल होगा। क्लियर हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? मोलिक्यूल होने वाला यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये जो सॉलिड्स होंगे यहाँ पे मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे,
यहां कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मोलिकल्स हमारे होने वाले हैं। क्या होंगे? मोलिकल्स। एम बना देते हैं यहां पे, एम मीनिंग मोलिकल्स, कॉन्स्टिट्यूट मोलिकल्स होंगे। और आपको पता है मोलिकल्स मीनिंग किससे बनते? शेयरिंग से बनते हैं। 11वीं में केमिकल बॉन्डिंग में इन चीजों को सीखे हम लोग हैं, जैसे H2, I2, O2, N2, HI, NH3, H2O, शेयरिंग्स बनते हैं मोलिकल्स। अब जब मोलिकल शेयरिंग से बनेंगे तो इनके बीच में, अब पूरा तो खेल इंटरेक्शन का है। फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? क्या यहां पे इंटरेक्शन अच्छा होने वाला है? देखिए सॉलिड तो बनेंगे, बट यह इंटरेक्शन अच्छा क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो मोलिकल्स बनते हैं, मोलिकल्स की अगर बात हम लोग करते हैं तो मोलिकल्स कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। किससे बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बेटा दो टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर कैसे होगा? जैसे NH3 है, H2O है, HCl है। और नॉन पोलर जैसे I2 है, O2 है, N2 है, ये होते हैं। H2 है, CO2 है, तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी के हो गए हमारे। पोलर मीनिंग जहां पोल्स बनेंगे, हल्का सा आयनिक नेचर होगा। याद होगा चीटिंग वाला, याद आया? 11वीं में सीखते हैं हम लोग चीटिंग वाला कि H सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है, ये कंप्लीटली आयनिक नहीं होगा। तो अट्रैक्ट तो करेंगे, कंप्लीटली तो है नहीं, तो उतना नहीं होगा। यहां पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। कैसा इंट्रैक्शन होने वाला है? डाइपोल डाइपोल। क्लियर हुआ? तो पोलर में तो डाइपोल डाइपोल हो, और ये तो बेटा नॉन पोलर है। ये कैसे हमारे हैं? नॉन पोलर हो गए। नॉन पोलर की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। मीनिंग ये तो सिमिलर नेचर को, अरे हटो, इससे कौन बात करेगा। याद आया तुम्हारा वाला अट्रैक्शन? और यहां थोड़ा बहुत अच्छा लोग, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहां वो वाला है, पोलर में कौन सा होगा? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। और यहां क्या है? अरे इससे बात कौन करेगा? सॉलिड तो है लेकिन बहुत अच्छे वाले सॉलिड नहीं है, बैक सॉलिड जैसे होते हैं, समझ गए ना? हाँ, वही वाले सॉलिड है। मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो इंट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो वीक होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। इसीलिए इनका जो लैटिस क्रिस्टल होगा वीक होगा, MPBP लो होंगे, इन्हें तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, सारी चीज़ें इनकी लो होने वाली हैं। इनमें दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, और ये भैया दो टाइप के हो जाएंगे, तो यहां पे इनके बीच में जो इंट्रैक्शन काम करने वाला है, तो वीक इंट्रैक्शन काम करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होगा। वीक इंट्रैक्शन मीनिंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इनके बीच में। समझ गए होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहां पे दो तरह का हमारा, अगर इनकी बात करें, अगर पोलर है तो यहां पे इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? डाइपोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से इंट्रैक्शन होगा यहां पे, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का इंट्रैक्शन होगा यहां पे डाइपोल। तो ये तो पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन हो जाएगा, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन हो जाएगा ये हमारा। और नॉन पोलर कौन सा होगा? सेम हो गए, जैसे यहां I2 है, यहां भी I2 है, तो यहां तो ऐसा नहीं होना वाला। थोड़ा बहुत जो भी इंट्रैक्शन होगा, तो इस टाइप के जो भी इंट्रैक्शन होगा वो तो हमारा बेटा कैसा होगा? फिजिकल फैक्टर की वजह से, PVT इस पे हावी होंगे, उसकी वजह से इंट्रैक्शन लगेगा। तो यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है, तो इनके तो MPBP और भी बेकार हो जाएंगे, और भी बेकार हैं ये, बिल्कुल गधे हो जाएंगे ये तो इन्हें हम लोग नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बेटा?
तो अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मोलिकल्स। मोलिकल्स बनते कोवेलेंट बॉन्ड से। इसके अकॉर्डिंग मोलिकल्स दो टाइप के हो गए, पोलर मोलिकल्स एंड नॉन पोलर मोलिकल्स। पोलर में डाइपोल डाइपोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करेगा, नॉन पोलर में तो फिजिकल फैक्टर की मेहरबानी होगी, अगर वो हमारे फेवरेबल हैं तो सॉलिड बन पाएगा, अगर फेवरेबल नहीं है सॉलिड नहीं बन पाएगा। जैसे आपने बात सुनी होगी लिक्विड अमोनिया, गैसियस अमोनिया, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड CO2, ड्राई आइस। अब सोचो अमोनिया सॉलिड कब बनेगी? जब उस पर बहुत हाई प्रेशर लगाया जाए, लो टेम्परेचर रखा जाए, कंप्रेस किया जाए, कंडेंस्ड किया जाए, तब जाके सॉलिड बनेगी। तो अमोनिया सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गई? फिजिकल फैक्टर्स की वजह से कन्वर्ट हो जाती है, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं हो पाएगी ये कभी भी। तो इनकी सॉलिड स्टेट का राज है वो फिजिकल फैक्टर्स का राज है। यहाँ पे थोड़ा डाइपोल डाइपोल फोर्स लग जाएगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पे बन सकते हैं। ओवरऑल हमें देखना क्या है, इनका जो MPBP लो होंगे, वीक फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे। ये कंडक्टर भी अच्छे नहीं होने वाले हैं क्योंकि मोलिकल्स हैं, तो इनका कंडक्टिविटी नेचर भी अच्छा नहीं होने वाला, लैटिस एंथैल्पी भी अच्छी नहीं होगी। ये सारे पॉइंट लिख लेंगे, पहले बेसिक बातों को सभी को समझ लेते हैं, फिर ये पॉइंट हम वन बाय करके हम सभी लिख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आयनिक की बात करें, और ये आयनिक यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? आयंस होगा। क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? आयंस। इस तरह से भैया आयंस होंगे। इसकी बेसिक बात करें, मोलिकुलर पे बात कर चुके हैं, इसके बेसिक फंडे को समझते हैं। यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होने वाले, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखते ही आपके समझ में आ रहा होगा क्या है, कौन सा वाला अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, समझ जाइए। आप वाला अट्रैक्शन होना है, अरे किसी तरह से चिपक जाए, किसी तरह से चिपकने को मिल जाए, है ना। आप वाला अट्रैक्शन आ गया यहाँ पे, अरे वो वाला। अब नहीं कहोगे अरे हटो इससे कौन बात करेगा, अब तो एकदम किसी तरह से वही आप वाला अट्रैक्शन, समझ गए ना। तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करेगा, बहुत तेजी से एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ये सभी क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं, इस तरह से, है ना बेटा, इस तरह से अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। आयनिक से अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहीं होता ही नहीं है, सबसे अच्छा यही होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये अब तो चिपकेंगे ना बिल्कुल, ज्यूं ज्यूं ज्यूं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास पास बिल्कुल आ जाएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम हो जाएगा, डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, है ना। लैटिस एंथैल्पी भी हाई होगी, MPBP भी हाई हो जाएंगे, सारी चीजें हाई हो गई ना। अब ये कंडक्टर्स सॉलिड फॉर्म में तो नहीं होंगे, इंसुलेटर होंगे, लेकिन अगर इन्हें कहीं घोल दोगे सॉल्यूशन बन जाएगा, आयंस में टूट जाएंगे, तो ये हमारे एक कंडक्टर का भी काम करने लगे। मोल्टन स्टेट में, एक्वस फॉर्म में, घुलने के बाद जो फॉर्म बनती है वो एक्वस फॉर्म होती है, तो ये वहां पे हमारे एक्वस फॉर्म में ये हमारे कंडक्टर का भी काम करने लगेंगे। तो ये आयनिक क्रिस्टलाइन MPBP हाई हो जाएंगे यहाँ पे। तो इनका ये हमारा सिस्टम पूरा हो गया। इनके एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, ZnS है, CaCO3 है ना, CaCl2 है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। डेंसिटी हाई हो जाएगी। मुख्य बातों को पहले हम लोग इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे आयंस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसीलिए इनका नाम आयनिक सॉलिड पड़ गया हमारा। क्या पड़ गया? आयनिक सॉलिड। अब मेटेलिक की बात करें तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था मेरा बेटा क्या था? आयन था, आयंस थे। और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होना है वो कौन होगा? मेटल होगा, मेटल एटम होंगे अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे मेटल एटम आने वाले हैं। और मेटल एटम, अरे इनकी तो कहानी सर विचित्र है।
बताइए मत, आपने 11वीं में बीमारी वगैरह पढ़ाया था, हमें सब याद है। तो याद है तो बेटा समझ लीजिए। मेटल एटम क्या जानते चाहते हैं, इनके पास फ्री के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर उधर ताकता झांकता रहता है कि किसी तरह से हमें निकलने को मिले, हम भाग जाए, है ना। तो हर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब मेटल एटम है सपोज दैट। तो इनका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर भाग आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से इनका भी भागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इसी तरह से इसका भी, इसी तरह से इनका भी। तो ये सब जो मेटल एटम होंगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घुमक्कड़ होता है नंबर 1 का, तो वो तो सब कहाँ आ चुके होंगे, बाहर आ चुके होंगे, है ना। सीटी बजाने वाला होता मन होता, वहां जाके सीटी बजाने लगता है ना, अट्रैक्शन होने लगता। तो इस तरह से ये सब नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो इसी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आके मेटल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का एक्सपेंशन करते हैं, इसी नेगेटिव चार्ज को कहते हैं सी ऑफ मोविल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोविल इलेक्ट्रॉन, और ये बनता हमारा मेटेलिक सॉलिड्स में। मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर बन गया है यहाँ पे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सॉलिड्स में आ जाएंगे, याद रखिएगा। और ये जो मेटल आयन बन गया, इसे यहाँ पे कर्नल कहने वाले हैं हम लोग। क्या कहेंगे? कर्नल कहेंगे, कर्नल बन गया। अब आप जान सकते हैं ये प्लस ये माइनस, तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो ये स्टेबल भी तो होना चाहिए, इधर उधर से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जब लेंगे तो इनके बीच में क्या लग रहा है? इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग टाइप का अट्रैक्शन हो गया। एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं खींचातानी में, और जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं खींचातानी में, उसी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कमजोर नहीं होता बेटा। देखा होगा मेटल्स में, तभी मारोगे कट से खून निकल आएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों? कैसे बना? देख रहे हो, ये इधर अपने चक्कर, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जी दूसरे को खींचेगा, फिर वो उसे खींचेगा, फिर वो इसे खींचेगा, तो आपस में क्या हो जाएगा? खींचातानी बन जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिससे हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे, जिससे ये एक सॉलिड का रूप ले लेता है, और इस टाइप के सॉलिड को हम लोग यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड कहने वाले हैं। ये मेटेलिक सॉलिड का काम करेगा। क्लियर हो गया? बातें समझ में आ गई है ना? याद रखिएगा, ये हमारा मेटेलिक सॉलिड है। क्लियर हो गया? इसके एग्जाम्पल तो सभी मेटल आ जाएंगी, है ना, जैसे Cu है, Ag है, Zn है, Mg है ना, और इसी के साथ एलॉय वगैरह भी सब आ जाएंगे। ये सब इसी के एग्जाम्पल होंगे। आपको पता, अब मेटल्स की खास बात क्या है? मेटल सॉफ्ट भी हो सकती हैं, मेटेलिक सॉलिड सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, और अच्छे कंडक्टर तो होते ही हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्ट करने की कैपेसिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इससे अच्छी तो कहीं हो ही नहीं सकती है। बेहतरीन तरह से हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे वे में आपको सर समझा रहे हैं। एक एक बात को नोट करिए, बिल्कुल नींद आए तुरंत मुंह धुल लीजिए। एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो ये तीनों का हो गया। मोलिकुलर क्या है, इसके बाद क्या है? अभी मोलिकुलर में एक और स्पेसिफाइड की बात करेंगे हम लोग, वो बाद में बात करेंगे। पहले इतना हम लोग समझते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड अभी अलग से बताएंगे आपको। आगे आगे बढ़ते हैं तो यहां आ गए नेटवर्क कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेटवर्क कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पे बेटा क्या होगा? और ये क्या बात है, यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो नॉन मेटल एटम होगा। कौन होगा? नॉन मेटल एटम। नॉन मेटल एटम होगा, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल एटम होगा। वट ये एटम, नॉन मेटल एटम, ये एटम आपस में इतने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बना लेंगे और स्ट्रांगली ये क्लोजली पैक होने वाले होते हैं। समझ पाया?
नेटवर्क बना लेंगे, आपस में एक दूसरे से बुरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होने वाले होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम होगा बट कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बना लेंगे। क्या? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। क्रिस्टलाइन, भाई क्रिस्टलाइन के टाइप पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन मेटल एटम यहां पे बुरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा नेटवर्क बना के आपस में बॉन्डेड होंगे, इसलिए ये हमारे नेटवर्क कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? इसके एग्जाम्पल देखते ही समझ जाओगे। डायमंड है, ग्रेफाइट है, और चाहिए बिल्कुल लो, सिलिका है, और चाहिए बिल्कुल वीएन है ना, बोरॉन नाइट्राइड। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। बकमिस्टर फुलरेंस है, और ले लो एग्जाम्पल एक, तो बकमिस्टर फुलरेंस हो जाएगा। बकमिस्टर फुलरेंस हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक बातें अभी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ी। मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जल्दी से हम हट जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट लें, पोज लेके नोट कर लें जल्दी से सभी बेटा, एक एक बात को हम लोगों को अच्छे से नोट करना। अभी इनकी मुख्य पॉइंट्स पे हमें और डिस्कस करना है, लेकिन ये जो मुख्य फंडामेंटल बातें थी उन पे पोज ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें। हम हट गए हैं, जल्दी करें। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग 1 मिनट के अंदर करते हैं कि मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे मोलिकल्स होगा। मोलिकल्स कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो होते हैं पार्शियली आयनिक होते हैं, पोल्स बना लेते हैं, तो पोल्स की वजह से जो इंट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे वर्क करेगा, वो कोई खास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नॉन पोलर में तो पोल इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए फिजिकल फैक्टर्स की मेहरबानी यहाँ पे होगी। फिजिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे ये सॉलिड बनेंगे, जैसे सॉलिड H3, सॉलिड I2, इस टाइप से ये लोग बनेंगे। यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे यहाँ पे। और जो पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, पार्शियली आयनिक होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा इंट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से ये लोग चीज़ों को थोड़ा सा सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे इनके जो MPBP होने वाले हैं बहुत लो होने वाले हैं, लेटिस एंथैल्पी कम होगी, ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, मोस्टली ये इंसुलेटर ही होंगे। बाई चांस है कहीं पे पुअर कंडक्टर का काम कर लें, वो भी पोलर में हो सकता है, सर नॉन पोलर में वो भी गुंजाइश नहीं होने वाली है। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। यहाँ पे आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम लोग देखते हैं आप वाला अट्रैक्शन लग जाएगा, बुरी तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा यहाँ पे, समझ गए है ना। तो इस तरह से ये आयनिक सॉलिड्स होंगे। ये सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्टर नहीं होते हैं, बट एक्वस फॉर्म में जब इन्हें घोल देंगे तो ये कंडक्टर का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स ही बहुत स्पेसिफाइड हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमारा मेटल एटम होगा, लेकिन मेटल एटम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके कब्जे में नहीं होते हैं, वो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर बना लेंगे, और जो समुंदर बना लेंगे तो ये जो कर्नल्स बन जाते हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे इधर उधर, अपना स्टेबल होना चाहेंगे, उसके बीच वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह से मेटल सॉलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल होगा, बट ये नॉन मेटल जो होगा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क बना लेंगे आपस में बॉन्डेड होने के लिए। बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएंगे, नेटवर्क टाइप का बन जाएगा। इसीलिए इसके एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर्स और बोरॉन नाइट्राइड और सिलिका वगैरह इसी की कैटेगरी में आने वाले हैं। तो जल्दी से पोच ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बातों को समझ लिया होगा। हम लोग इनके छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस और कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर खत्म होगा। ठीक, तो मुख्य पॉइंट्स और लिख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं। एक यहीं पे मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अभी एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड पे और हमें थोड़ी सी बात करनी है, तो वो हम अभी अलग से इस चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पे इनके सभी के पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं बेटा। ठीक है, मजा आ रहा, अच्छे से समझ में आ रहा है? अरे सर आज तो आपने वास्तव में रियल वाला पढ़ा दिया एकदम सर। पहले लेक्चर में तो खूब आपने हंसाया, मजा लिया, आज तो आपने कोई बेटा नहीं, बेटा कभी कभी हंस लीजिए। अगर हमेशा हंसते रहेंगे
तो फिर पढ़ेंगे कब? कभी कभी पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो आज तो भाई पढ़ने वाला लेक्चर है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट लेक्चर था नींव रख रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे अच्छे से ना चीज़ों को, तो लेकिन आज तो हम लोगों को पढ़ना ही है भाई। तो फर्स्ट में तो आपको मज़ा आया होगा, आज भी मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं है। तो अच्छे से नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाते रहिए, प्रमोट करते रहिए। चलिए, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मुख्य पॉइंट। तो यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। मेटेलिक में भी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इसमें क्या होगा, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। आगे ये इंसुलेटर का ही हमेशा काम करेंगे, समझ चुके बातों को, लेकिन बाई चांस कहीं पे भी ये पुअर कंडक्टर की फॉर्म में वर्क कर सकते, अच्छे तो हो ही नहीं सकते हैं। ये जो होंगे सॉलिड फॉर्म में हमेशा इंसुलेटर ही होंगे, बट मोल्टन या हम लोग कह सकते एक्वस फॉर्म में जब घुल जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, तो ये कंडक्टर का काम कर जाएंगे, ठीक। ये गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। अब जब गुड कंडक्टर की बात आ गई तो इनके गुड कंडक्टर जो हैं वो हम आपको बता ही देते हैं। एक ट्रिक याद रखिए, आल चापा, आल चापा पढ़ेंगे। आल मीनिंग एल्यूमिनियम, सी से Cu, ए से Al, H से Hg, A से Ag, P से Pt, A से Au। चापा का झापा, चापा का झापा, आल चापा। कंडक्टिविटी नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होगी, यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती, गोल्ड की, बट ये बेस्ट कंडक्टर नहीं होता क्योंकि रेसिस्टेंस पावर कम होती है इसकी, इसलिए एक अच्छे कंडक्टर का काम नहीं कर पाएगा। कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छी होगी, इसलिए बेस्ट कंडक्टर का यहां पे काम करता है सिल्वर, Ag को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। भाई खरगोश और कछुए वाला खेल, कछुआ बेस्ट क्यों साबित हुआ, खरगोश ने एकदम गिर डाल दिया, झूम हम सबसे अच्छे, लेकिन सो गए भैया, थक के आ गए, बेकार हो गए, कछुआ बराबर चलता रहा। तो यहाँ पे यही हाल है, गोल्ड की कंडक्टिविटी तो अच्छी है, गोल्ड और प्लेटिनम की, लेकिन ज़्यादा समय तक ये नहीं, लेकिन सिल्वर अच्छी कंडक्टिविटी के साथ साथ रेगुलर वे में वर्क करने वाला है, रेसिस्टेंस पावर अच्छी सिल्वर की, इसलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा यहाँ पे। और कंडक्टिविटी की अगर बात आती है तो यही मेटेलिक सॉलिड्स आप घरों में देख लो, गांव में बेचारे गरीब लोग एल्यूमिनियम का तार यूज कर लेते हैं, आप लोग कॉपर का करते हैं, और ज़्यादा रईस लोग होते हैं वो तो हमारा सिल्वर वगैरह का भी यूज करवा, लेकिन आप मत डलवा लेना, चोर चोरी कर ले जाए। और मरकरी आप जानते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ये मेटल, तो जितने मेजरिंग ऑपरेटर्स होते हैं उसमें यूज भी खूब होती है ये, है ना। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आ गया तो हमने कहा बताना जरूरी यहाँ पे होता है। और ये इनकी अगर बात करते हैं तो ये बेटा मोस्टली तो इंसुलेटर होंगे, बट ये भी पुअर कंडक्टर का काम कर सकते हैं, कहीं कहीं कर लेते हैं। अगला पॉइंट, लो एमपी एंड वीपी। थर्ड पॉइंट, हाई एमपी वीपी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। थर्ड पॉइंट यहां इनका भी भैया हाई होने वाला है, हाई एमपी वीपी, है ना। इनका सेकेंड था ना, थर्ड पॉइंट इनका भी हाई एमपी वीपी। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट यहां पे देखते हैं, हाई लैटिस लो लैटिस एंथैल्पी, लो लैटिस एंथैल्पी,
यहां पे हाई लैटिस एंथैल्पी, और हर जगह हाई हो जाएगी, यहां भी हाई लैटिस एंथैल्पी, यहां भी हाई लैटिस एंथैल्पी। डायमंड के तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड माना जाता है, पता है आपको, ध्यान रखिएगा। फोर्थ, हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग चीजों को देख रहे हैं, चार चार पॉइंट लिख लिया, और भी लिख सकते हैं आप लोग, याद है हाई डेंसिटी कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है, वोलेटाइल नेचर यहाँ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि वीक बॉन्ड है, यहाँ वोलेटाइल नेचर बहुत बेकार हो जाएगा, यहाँ भी वोलेटाइल नहीं होगा, यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह ये हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, बेसिक चीज़ों में ही लिख चुके हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, मुख्य मुख्य बातें हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पे डिस्कस कर ली हैं, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं उन पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंत में, आखिरी में देखते हैं वो मुख्य बातें आखिरकार हैं क्या, देखते हैं। वहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर ऑफ होगा और थर्ड लेक्चर आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम लोग कर चुके हैं। अगला आएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आखिरकार है क्या क्या, ये बना कैसे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो आज ये क्लासिफिकेशन पे मुख्य रूप से लेक्चर हमारा डिपेंड था, पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। अब क्लासिफिकेशन के बाद इनके जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनसे आप घबराते हो उन पे बात करते हैं, जिससे आपको चीज़ों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए बेटा, पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि ग्रेफाइट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्बन का है, तो कहा जाता है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बट डायमंड इज पुअर कंडक्टर। वाई? ठीक, देखिए बेटा, थोड़ा सा दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस तरह से बेंजीन टाइप की रिंग बना लीजिए बहुत आसानी से, और ऐसे हम लोग यहाँ से चल सकते हैं, इस तरह से बॉन्डेड हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ के जो कार्बन एटम होते हैं ये बहुत ये क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही केवल बनता है। ये बॉन्ड कौन सा होता है? केवल यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो जब ये बॉन्ड होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डीलोकलाइज्ड, ये कभी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, ये फ्री नहीं हो पाते हैं, हमेशा बॉन्डेड ही रहेंगे, बॉन्ड में ही रहेंगे, ये फ्री नहीं होंगे। जब फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट कर देंगे भाई? संभावना ही नहीं है। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, इस तरह से, और आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से नीचे आते हैं, ऐसे इस तरह से। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ बनने वाला है हमारा। इस तरह से ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बनता है इसे हम लोग पाई बॉन्ड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है। सब बेटा यहाँ पे बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर का खेल है। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाए और हेक्सागोनल में पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। हेक्सागोनल रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री हो जाएंगे, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसीलिए ये यहां पर अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, मीनिंग ये कंडक्टर का काम करेंगे। और यहां ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कोई इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे क्लोजली पैकिंग थी, कंडक्ट हो नहीं पाए, तो ये इसीलिए यहां पे कर नहीं पाएंगे। और याद रखिए इन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2
और sp2 कहाँ होता है जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल। आप लोग जानते हैं sp2 कहाँ होगा जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, डबल। ऐसे समझ लीजिए पाई सिग्मा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता कितने कम वक्त होते हैं, वीक होता है तो घूमते ही रहते टूटने के लिए। तो थोड़ा सा प्रेशराइज, कुछ भी फिजिकल वेक्टर चेंज होगा, फ्री हो जाएंगे, डिलोकेलाइज हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 का मीनिंग आप जानते हैं, sp3 में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मीनिंग कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, ये टूटेगा नहीं, डिलोकेलाइज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे नहीं, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है और हमारा डायमंड अच्छा कंडक्टर होता नहीं है। क्वेश्चन आता बच्चों को लगता पता नहीं कहा है यार, एक्सेप्शनल केस है। अच्छे समझ में आया, चीजें समझ गए, लीजिए पूछ लीजिए जल्दी से, नोट करिए। और यहाँ पे लिख सकते बिकॉज इन ग्रेफाइट पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड easily delocalized and pi electrons becomes free in hexagonal ring. That's why ग्रेफाइट इज, ये हाइब्रिडाइजेशन और याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। बट इन डायमंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकेलाइज्ड। क्लियर हो गया, समझ में आई। वास्तव में अगर आपको लग रहा है कि सर के लेक्चर्स में दम है, एकदम वास्तव में कितनी बेहतरीन तरह से सर हर चीज को क्लियर कर रहे हैं। लेक्चर 2 भी आप देख चुके, फर्स्ट भी देख चुके हैं, तो देखिए कितने अच्छे से पॉइंट हमने आपको समझाया है। अगर अच्छा लग रहा है बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कभी कभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो सर का थोड़ा साहस तो बढ़ाइए। अगर सर का साहस बढ़ाएंगे फायदा आपको ही होने वाला है। अगले लेक्चर में और आग लगा देंगे और अच्छे से बना देंगे, पढ़ा देंगे। सब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा भाई। और कोई दिक्कत है या कोई है वो भी बताइए, सजेस्ट कीजिए, उसमें भी सुधार किया जाएगा, है ना बेटा। तो पढ़ते रहिए इसी तरह से भाई, और अपने टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाइए भी भाई, ये आपका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, हो गया। चलिए पोज लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें, मैं हट जा रहा हूँ। आगे फिर एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे, उसके बाद ये लेक्चर हमारा ऑफ होगा, बंद करेंगे। थर्ड लेक्चर में बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। छोटा सा पॉइंट और एक समझते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोग जाएंगे थोड़ा सा, हालांकि हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं, एक उसका थर्ड पार्ट जो है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का बचा हुआ बेहतरीन टॉपिक है। आपको हम लोग जितने बच्चे हमसे 11th में पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, उन्हें ये पहला तो हमारा हो गया ये पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड हो जाएगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी भाई पहली बार, हाइड्रोजन। इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसीलिए तो ये पढ़ रहे अलग से। पोलर में हम लोग जान चुके हैं NH3 सॉलिड, NH3 सॉलिड, CO2 नहीं, HCl सॉलिड, है ना। तो ये सब हमारे इसमें आने वाले हैं। सॉलिड में पोलर में आ गए, HCl आ गया, HF आ गया, तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए पोलर की कैटेगरी में जाएंगे। नॉन पोलर में सॉलिड I2 है, CO2 है ना, सॉलिड H2 है, ये भी सॉलिड फॉर्म होती है भैया, डरिए मत, ये सब सॉलिड की बात कर रहे हैं, लिख ऐसे जरूर है लेकिन हाँ ये सॉलिड सब। हमारा आर्गन भी सॉलिड होता है, हीलियम भी सॉलिड होता है, ठीक। मीनिंग कंडीशन बननी चाहिए फिजिकल फैक्टर की, तो वो तो सॉलिड हो जाएंगे। तो ये तो पहले से डिस्कस कर चुके। मॉलिक्यूलर इसमें क्या बेटा होता है, इसमें H2O आएगा, H2O सॉलिड है। देखिए स्पेसिफाइड होते हैं क्योंकि इनके लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए,
अभी समझ में आ जाएगा आपको, हाई प्रेशर होना चाहिए, स्पेशल इस पे फोकस है यहाँ पे, हाई प्रेशर होना चाहिए। जानते हो फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, पानी रखा सॉलिड बन गया, तो क्या हुआ वहां पे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो और ये सब नहीं करने वाले हैं, एक बार फिर देखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बढ़िया है ना। उस से टी पो, फिर कल बाहर आई अंटी, याद रखिएगा। ये दो आतंकवादी और ये तीन बहनें कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इन्हें हाई प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोट कर देंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन है वो इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज होगा, याद रखिएगा। तो जो जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनाने वाला है। तो यहां से अगर बात करें NH3 और HF हैं, ये यहां भी आएंगे और वाटर भी आएगा, लेकिन इन्हें अगर हम लोग बात करें तो यहां भी रख सकते हैं उठा के, इसमें भी आ जाएंगे। अब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है, ये बॉन्डेड हो जाएंगे आपस में, है ना, H2O 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 H2O, है ना, इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग हो जाएंगे। और किसके द्वारा बॉन्डेड हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा, इस तरह से टेम्परेरी बॉन्डेड द्वारा, डॉटेड में इस बॉन्ड को दिखाया जाता है। और ये तभी तक रहेगा जब तक लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा, और जैसे ही ये हटेगा तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, फिर लिक्विड बन जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा बॉन्डेड हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, जैसे आइस वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं। आया समझ में? तो एक सॉलिड बनके तैयार होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये पॉइंट छूट रहा था, वो हमने यहाँ पे आपका कवर कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस तरह से इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीख लिया है। अगला लेक्चर आएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात करने वाले हैं हम लोग बहुत अच्छे से। तब तक पढ़ते रहिए, दोनों लेक्चर को अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिए। उसके आगे का नोट्स हम लोग अगले लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे, उसमें अच्छे से स्ट्रक्चर समझेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेंजेंटर्स वर्ड में इसी तरह से लोगों को जोड़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। ओके बाय।